पहला फैक्ट है दोस्तों, परमाणु भट्ठी की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज फर्मी ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमाणु भट्ठी की खोज ये फर्मी ने की है। प्राथमिक विद्युत सेल, तो इसकी खोज दोस्तों की है वोल्टा ने। अगला है, चमगादड़ जो हैं वो पराश्रव्य तरंगों की प्रतिध्वनि के कारण रात में उड़ लेते हैं। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि पराश्रव्य तरंगों को कौन उत्पन्न करता है? तो चमगादड़। चमगादड़ क्या है? पराश्रव्य तरंगों की प्रतिध्वनि जो होती है उसी के कारण रात में उड़ पाता है। ठीक है। अगला है, कृत्रिम उपग्रह में सौर सेल का प्रयोग होता है। प्रश्न बनेगा, कृत्रिम उपग्रह में किस प्रकार के सेल का प्रयोग होता है? तो सौर सेल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे गिर रही गेंद में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो जो नीचे गेंद गिर रही है, देखिए कोई ऊपर से गेंद छोड़ी गई होगी तो वो पहले स्टेबल सिचुएशन में रही होगी, इस स्थितिज अवस्था में, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रही, स्थिर अवस्था में रही। तो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में कन्वर्जन होता है यहाँ पर, जैसे कोई गेंद ऊपर से नीचे गिरेगी। समझ में आ गया होगा। अगला है, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी का अगर वेग आप 2 गुना कर दोगे, वेलोसिटी जस्ट डबल कर दोगे, तो उसका जो कह लें कि गतिज ऊर्जा है वो आपका जो है 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा? 4 गुना। चूंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² होती है ना, तो वेलोसिटी का स्क्वायर होती है, तो इस वजह से ये जो है 2 गुना का 4 गुना हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण या यस्दीकरण ये क्या होता है? तो धातु पर जस्ते या जिंक की परत को चढ़ाना ही गैल्वेनीकरण या जस्दीकरण या यस्दीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलार। कोलार की खानें कर्नाटक में पाई जाती हैं और स्पेशली ये सोने के लिए होती हैं, सोना के लिए। कोलार की खान कहाँ पे हैं? जो है कर्नाटका में, और किसकी हैं? सोने की। दोस्तों पिग आयरन की बात करते हैं। व्हाट इज पिग आयरन? तो दोस्तों यह कच्चा लोहा या ढलवा लोहा होता है। प्रश्न बनता है, कच्चा लोहा या ढलवा लोहा का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है पिग आयरन। अगर इसमें देखा जाए तो 93% जो होता है वो आयरन होता है और 4 से 5% इसमें कार्बन होता है। 4 से 5% कार्बन होगा, 93% लोहा होगा, और इसको बोलेंगे पिग आयरन। अगला क्वेश्चन है, इस्पात। इस्पात की अगर हम बात करें तो 98.8% से 99.8% इसमें लोहा होगा। क्या होगा? लोहा होगा। और 0.25% से 1.5% क्या होगा? कार्बन होगा। ये इस्पात कहलाता है। तो 98.8% से 99.8% लोहा होगा, और 0.25% से 1.5% यहाँ पर कार्बन होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, लोहे पर भूरी परत यानी कि जंग आयरन ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड के कारण होती है। जो लोहे पर भूरी परत है या जंग है वो आयरन ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड के कारण होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल या केरोसिन तेल में रखते हैं। सोडियम धातु को किसके तेल में? मिट्टी के तेल में या केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है क्या कहलाती है? तो पारा या मरकरी कहलाती है। वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? पारा या मरकरी, जिसको Hg कहते हैं। दोस्तों वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है क्या कहलाती है? ब्रोमीन। वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है क्या कहलाती है? ब्रोमीन। दोस्तों अगला प्रश्न है, वह धातु जो विद्युत की सबसे ज्यादा सुचालक है क्या कहलाती है? चांदी। वह धातु जो विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है क्या है? चांदी है। अगला प्रश्न है, वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है, ध्यान दीजिएगा, वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है क्या कहलाएगी? ग्रेफाइट। वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है क्या कहलाएगी? ग्रेफाइट।
दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। लवणों के वैद्युत अपघटन से धातु किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है? तो लवणों के वैद्युत अपघटन से धातु किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है? कैथोड पर। किस पर? कैथोड पर। लवणों के वैद्युत अपघटन से धातु किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगी? कैथोड पर। ध्यान रखिएगा। अधातु जो है वो कहाँ पे जो है मुक्त होगी? एनोड पर। अधातु एनोड पर और धातु कैथोड पर। लवणों का जब भी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, वैद्युत अपघटन कराओगे, तो धातु इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाएगी, सॉरी कैथोड पर, और अधातु आपकी एनोड पर। क्वेश्चन जब बनता है तो आपके खपच्चे उड़ जाते हैं, आप गलत करके आते हो, इस वजह से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा, याद करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिकॉन जिसको SI कहते हैं, जर्मेनियम जिसको GE कहते हैं, आर्सेनिक का सिंबल है AS और एंटीमनी SB। ये सब क्या हैं दोस्तों? अर्ध धातुएं हैं, सेमी मेटल्स हैं, सेमी कंडक्टर इनको भी बोल सकते हैं। तो अर्ध धातु कहलाती हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। दोस्तों धातुएं जल से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? तो जो धातुएं हैं वो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस। धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अगला है, धातुएं अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? तो जो धातुएं हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातुएं चाहे जल से क्रिया करें चाहे अम्ल से क्रिया करें, बनाएंगी हाइड्रोजन गैस। दोस्तों अम्लराज या एक्वारेजिया ये किसको कहते हैं? तो 3 टाइम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो और एक क्वांटिटी ले लो HNO3 की, दोनों को मिला दो। 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 मिलाओगे तो अम्लराज एक्वारेजिया बनेगा, जो सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुओं को गला देता है। तो चोर उचक्के बदमाश इसी का इस्तेमाल करते हैं, अम्लराज या एक्वारेजिया। H2SO4 जिसको कहते हैं, 3HCl + 1 HNO3 जिसको अम्लराज या एक्वारेजिया कहोगे, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुओं को गला देगा। मिश्र धातु क्या है दोस्तों? एक समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु क्या है? एक समांगी मिश्रण है। अमलगम क्या होता है? तो पारा पर धातु बनाती है जो एक विषमांगी मिश्रण है। पारा धातु बनाती है जो एक विषमांगी मिश्रण है, वो क्या है? अमलगम। अमलगम क्या है? पारा धातु बनाती है जो एक विषमांगी मिश्रण है। लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? तो लिटमस आपका लाइकेन से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? लाइकेन से। दोस्तों लाइकेन किस प्रदूषण के सूचक होते हैं? तो जो लाइकेन्स होते हैं वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला है, कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलके क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। एडेड जूनियर में ये क्वेश्चन बना था, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला पूछा था। अगला है, पदार्थ है और अम्ल पूछेंगे। ये भी एडेड जूनियर में क्वेश्चन आया था हूबहू यहीं से। नींबू का रस या संतरा, इसमें साइट्रिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, आम में, इमली में, कच्चा आम हो गया, अंगूर हो गया, इमली हो गया, इन सब में टार्टरिक अम्ल, चींटी में आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाएगा। नींबू का रस हो गया, संतरा हो गया, साइट्रिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड। ठीक है। दूध में जो कि लैक्टोज, दूध की शुद्धता लैक्टोज से मापते हो,
तो उसी से लैक्टिक एसिड बना है। तो दही में क्या होगा, लैक्टिक एसिड। अंगूर में हो गया, इमली में हो गया, कच्चा आम में हो गया, इन सब में टार्टरिक एसिड होगा। चींटी में फॉर्मिक एसिड होगा। दोस्तों प्रबलता का क्रम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन एडेड जूनियर में बना था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो प्रबलता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। फिटकरी क्या है, एक द्विक लवण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिटकरी। K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, ये फिटकरी का अणुसूत्र है, इसको रट लीजिएगा। K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। दोस्तों संकर लवण की बात करते हैं तो KuFeCN6 और Na3FeCN6 ये दो संकर लवण हैं, ठीक है। अब संवेग को मैं डिफाइन करूंगा। तो दोस्तों संवेग जो होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और p इम्पल्स को नोटिफाई करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। संवेग परिवर्तन को आवेग कहोगे, ठीक है। और फिर संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहोगे, बल कहोगे। तो ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल, और संवेग परिवर्तन को क्या कहोगे, आवेग कहोगे। संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणा वेग, ये संवेग होगा। तो दोस्तों विज्ञान की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। मैं रोज थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो ला रहा हूँ। किसी दिन ज्योग्राफी, किसी दिन सीडीपी, किसी दिन साइंस, किसी दिन जीवन कौशल, किसी दिन प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास, किसी दिन हिंदी, किसी दिन इंग्लिश, किसी दिन संस्कृत। तो इस वजह से आपको एक बेसिक गाइडलाइन दें, जिससे कि आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो कि भाई मुझे ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। अभी कुछ अता पता है नहीं कि सुपर टेट कब होगा, तो इसी हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन होगा ज़रूर। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। शायद ही इस प्रकार का एजुकेशनल कंटेंट आपको मिले इतने कम समय में, इतना क्वालिटेटिव कंटेंट। तो इसको शेयर करना आपका गुरुदक्षिणा बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।